अब हमारे पास नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है सेकंड। इफ एफ एंड जी आर टू पॉजिटिव फंक्शंस ऑन ए being the only point of infinite discontinuity such that limit fx by gx x tends to a प्लस, बिकॉज x जो है वो इंटरवल में ही रहेगा इसलिए a प्लस लिया हमने। तो ये जो लिमिट आएगी वो l आएगी, और वो l कैसी आएगी, ना तो जीरो होगी और ना ही इन्फिनिटी होगी, मीन्स नॉन जीरो एंड फाइनाइट। उस केस में हम कहेंगे दोनों इंटीग्रल है f वाला और g वाला, दोनों के इंटीग्रल कैसे होंगे, कन्वर्जेंट होंगे या फिर दोनों ही दोनों डाइवर्जेंट होंगे। तो प्रूफ देखिए, एफ एक्स बाई जी एक्स निकालने से पहले दे रखा है कि एफ और जी दोनों पॉजिटिव फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑन ए टू बी। तो अगर हम किसी पॉजिटिव फंक्शन को दूसरे पॉजिटिव फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो क्या वो नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, और वो जीरो भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ऑन ए टू बी। अब इसकी जो लिमिट दे रखी है हमें एल, नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स, वो हमें एल दे रखी है, और एल कैसी है, ना तो वो जीरो है और ना ही इनफाइनाइट है। अब ये एफ एक्स बाई जी एक्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो अब ये जीरो भी नहीं है, ये नेगेटिव तो नहीं सकती, इसका मतलब ये क्या भी है, पॉजिटिव ही है। तो देयरफॉर एल इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब एल पॉजिटिव है हमारे पास, तो उसके लिए हम एक एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं पॉजिटिव। इतना स्मॉल नंबर ले लेते हैं सच दैट कि अगर हम इस एल में से एप्सिलॉन माइनस कर भी दें तो वो भी पॉजिटिव ही आए। अब हम इसको यूज करके चलते हैं। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू एल। अब इस फंक्शन की लिमिट एल दे रखी है, इसका मतलब क्या है, लिमिट से हम क्या समझते हैं कि वेन एवर एक्स टेंड्स टू ए प्लस मीन्स एक्स अप्रोच करेगा ए को, ये ए है, ये बी है, और ये एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, कहीं पर भी एक्स हो सकता है। तो अप्रोच करेगा तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो रखेगा ना वो। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और से ले लेते हैं सी इसके बिल्कुल पास में ही, कि जैसे ही x इस इंटरवल में पहुंचेगा, उस इंटरवल में पहुंचने के बाद क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू में और l की वैल्यू में कोई खास डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी जैसे जैसे x अप्रोच करेगा a को, वैसे वैसे ये फंक्शन अप्रोच करेगा l को। देयर एग्जिस्ट c वेयर a लेस देन c लेस देन b, यानी कोई ना कोई ऐसा सी नंबर एग्जिस्ट करेगा कि जैसे ही एक्सिस से लेफ्ट में आएगा वैसे ही क्या होगा, इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाई जी एक्स माइनस में एल, डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। वेन एवर कि एक्स लाइज बिटवीन दिस इंटरवल ए टू सी। दिस इम्प्लाइज, इस मॉडुलस को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स बाई जी एक्स माइनस में एल लेस देन एप्सिलॉन और ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ए टू सी। अब इस एल को भी ऐड कर दो आप तीनों साइड में, तो ये एल माइनस में एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स बाई जी एक्स और लेस देन एल प्लस में एप्सिलॉन। और वेन एवर x belongs to AC, दिस implies हम gx से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, क्योंकि gx पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होंगे। l माइनस में एप्सिलॉन gx लेस देन एफ एक्स लेस देन l प्लस एप्सिलॉन इंटू जी एक्स। वेन एवर x belongs to A to
सी। अब सी आपको पता है ये कहाँ है, ये बी था, ये सी है और ये ए है, यानी सी ए और बी के बीच में लाई कर रहा था। अब फर्स्ट केस लेके चलते हैं। हमें प्रूव करना है कि एफ एंड जी कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। हमने सबसे पहले ले लिया इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो देखिए ए टू बी पे कन्वर्जेंट है, जहाँ पे देखिए जो ए है ना, इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए हमने इसके दो इंटर बना लिए, ए टू सी और सी टू बी। अब सी टू बी पे तो कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ए सी टू बी पे ये प्रॉपर है, बट बात रहेगी सिर्फ ए टू सी की। तो हम ए टू सी को लेके चलते हैं। तो इंटीग्रल ए टू सी एफ डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अब हमने यहाँ पे देखिए कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे कि दिस इज लेस देन एफ एक्स। एफ वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो ये वाला भी कन्वर्जेंट होगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ए टू सी एल माइनस एप्सिलॉन जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट। इस एल माइनस एप्सिलॉन जो कि पॉजिटिव है, इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रल ए टू सी जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट। देखिए ए टू सी की बात हुई है और जो सी टू बी है वहां पर तो ये दोनों फंक्शंस प्रॉपर हैं ही। ऑल्सो इंटीग्रल सी टू बी जी डी एक्स इज प्रॉपर एंड हैंस कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल ए टू बी जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट, यानी ए टू सी पे भी कन्वर्जेंट है और सी टू बी पे भी कन्वर्जेंट है, तो ये ए टू बी पे ही कन्वर्जेंट हो गया। अब केस सेकंड लेके चलते हैं कि जो इंटीग्रल एफ डी एक्स है वो डाइवर्जेंट है। तो वो डाइवर्जेंट है तो जो ए टू बी पे तो ए टू सी पे भी डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि ए पर ही तो ये क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। सी टू बी पे तो कन्वर्जेंट है, लिख भी सकते हैं एंड सी टू बी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट, क्योंकि प्रॉपर है इसलिए कन्वर्जेंट है। अब इसको बात देखते हैं कि एफ वाला जो डाइवर्जेंट है, अब एफ से बड़ा है हमारे पास, देखिए ये, तो दिस इंप्लाइज ए टू सी एल प्लस एप्सिलॉन जी डी एक्स इज डाइवर्जेंट। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी को ही, क्योंकि जी वाला जो फंक्शन है वो भी सी टू बी पे कन्वर्जेंट है, क्योंकि सी टू बी पे प्रॉपर है। तो अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे एल प्लस एप्सिलॉन से, तो ये बचेगा ए टू सी जी डी एक्स वो डाइवर्जेंट और सी टू बी जी डी एक्स वो कन्वर्जेंट। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा फिर, ए टू बी जी डी एक्स, इनमें से एक डाइवर्जेंट है दूसरा कुछ कन्वर्जेंट है, जो डाइवर्जेंट है इनको सम करेंगे तो डाइवर्जेंट ही आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर एफ वाला इंटीग्रल कन्वर्ज डाइवर्जेंट है तो जी वाला इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट होगा। अब ऐसे कुछ हम थर्ड केस में ले सकते हैं कि जी वाला डाइवर्जेंट है तो एफ वाला डाइवर्जेंट है, जी वाला कन्वर्जेंट है तो एफ वाला कन्वर्जेंट है, वो आप कर सकते हैं।